नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब किसी को डरा धमकाकर कोई जीत हासिल की जाती है तो उस जीत की खुमारी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहती है। अब ऊपर वाले की दुनिया ही कुछ ऐसी है और शायद बीते शुक्रवार को, बीते फ्राइडे को, जब रात में मध्य रात्रि जब बीजेपी सरकार ने, एनडीए सरकार ने वक्फ बिल पास कराया तो ऐसा मैसेज दिया गया कि जैसे बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है। और फिर जगह जगह मुल्क में जश्न भी हुए और कुछ ऐसे लोग भी थे, ऐसे भक्त भी थे जो भगवा झंडे लेकर दरगाह पर चढ़ गए। तो कहीं तो दरगाह पर चढ़कर ताकत का एहसास कराया जा रहा था और कहीं 2 दिन बाद, सिर्फ 48 घंटे बाद, सोमवार आते आते या यूं कहूं ब्लैक मंडे आते आते, ये जो सरकार की जो हनक थी वक्फ बिल को लाकर पास कराकर, ऐसा लगा कि सुबह ही सुबह उसकी खुमारी उतर गई। दरअसल ब्लैक मंडे को सुबह से ही वित्त मंत्रालय में, मोदी सरकार के वित्त मंत्रालय में हड़कंप था, क्योंकि शेयर मार्केट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इकोनॉमी का पैरामीटर शेयर बाजार एकदम से क्रैश कर गया। 4000 पॉइंट नीचे आया और यकीन मानिए जो आम आदमी, जो कॉमन मैन, करोड़ों कॉमन मैन जो है, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनका 19 लाख करोड़ रुपया स्वाहा हो गया। और इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। सेंसेक्स 4000 पॉइंट नीचे लुढ़क गया। एक तरफ तो शेयर बाजार में हाहाकार था और उधर सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो कोई पार्टी हो या मुसलमानों की कोई संस्था हो, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में लाइन लग गई। एक के बाद एक कई याचिकाएं, कई पिटीशंस फाइल हुई और आखिर में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, भरोसा दिलाया कि सारी की सारी ये जो याचिकाएं हैं इन पर जल्दी सुनवाई शुरू होगी और सुप्रीम कोर्ट एक तारीख का ऐलान करेगा, वेरी सून। और हम जहां तक लड़ सकते हैं कानूनी एतबार से हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। अब इधर सरकार को लग रहा था कि साहब जो याचिकाएं हैं, 1-2 याचिकाएं तो दाखिल होंगी, लेकिन इसको किसी तरह से वक्फ बिल को टैकल कर लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन संजीव खन्ना के तेवर देख के, या यूं कहूं कि जिस तरह के सबूत, साक्ष्य लेकर बड़े बड़े वकील हाजिर हुए अदालत में, ये मामला इतनी जल्दी सरकार को राहत देने वाला नहीं है। राहत अगर मिलेगी तो हो सकता है पिटिशनर्स को मिले, खैर ये आगे की बात है। लेकिन दोपहर आते आते, ये जो ब्लैक मंडे की जो दोपहर थी, वो जब दोपहर आई तो उधर ट्रंप का जो टैरिफ था, जिस तरह से उन्होंने टैक्स लगा दिए, कस्टम ड्यूटी लगा दी है हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स पर, उसको लेकर जो खलबली मची है, उसका कोई हल सरकार को नहीं मिला। और जो इकोनॉमी चौपट हो रही है, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को मजबूरी में एक फैसला और सुनाना पड़ा अपने भक्तों को। और वो फैसला था कि साहब सिलेंडर के दाम, गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाने पड़ रहे हैं और पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी पड़ रही है। गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई। Government increases excise duty by 2 rupees each on petrol and diesel. Okay, that's. अब दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि अगर आप ये चैनल देखते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों से, नातेदारों से भी कहिए जो इस तरह के चैनल पसंद करते हैं कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और एक और गुजारिश है कि अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आप शेयर करिए और हाँ, कमेंट ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत बेशकीमती हैं, क्योंकि उनको पढ़कर अगला वीडियो मैं और बेहतर ढंग से बनाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, बात ब्लैक मंडे की हो रही थी और ब्लैक मंडे, जैसे मैंने कहा कि सरकार जैसे बैकफुट पर थी इस दिन। शुक्रवार को जहां फतेह हासिल करने का एहसास कराया जा रहा था, मंडे को बैकफुट पर सरकार, क्योंकि बहुत से घटनाक्रम इस तरह के होते। शेयर मार्केट बुरी तरह से ऐतिहासिक क्रैश था। उधर ट्रंप के टैरिफ ने वित्त मंत्रालय से लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहीं ना कहीं एक हड़कंप मचा रखा था, कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। और जो बाकी आंकड़े हैं, बाकी इंडेक्सेस हैं, इन्फ्लेशन के, महंगाई के, एक्सपोर्ट्स के, इंपोर्ट्स के, वो भी सरकार को परेशान कर रही थी। लब्बो-लुआब ये कि आमदनी का जरिया जो सरकार का है कम होता जा रहा है और शायद इसीलिए गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा करना पड़ा और साथ ही साथ पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी पड़ी। पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी पड़ी। अब ये तो सबसे चौंकाने वाला फैसला, जी हाँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये एक बहुत ही चौंकाने वाला फैसला है। और इसलिए है क्योंकि जिस समय, जिस वक्त में पूरी दुनिया में तेल के दाम कम हो रहे हैं, क्रूड ऑयल जिसे कच्चा तेल कहते हैं, जिस कच्चे तेल से पेट्रोल रिफाइन किया जाता है, डीजल बनाया जाता है, वो जो क्रूड ऑयल है वो सस्ता हो रहा है। यानी तेल और सस्ता होना चाहिए। भूटान में तेल सस्ता है, नेपाल जैसे देशों में तेल सस्ता है। सिर्फ मोदी जी की ऐसी सरकार है जो तेल की कीमत
आसमान पहुंचा रही है। और इस पहलू को मैं आपसे गुजारिश करूंगा गौर से सुनिए, क्योंकि इसी में सारा खेल छुपा है कि सरकार किस तरह से हमारी आपके घर की बजट की कमर तोड़ रही है। अब दोस्तों, मोदी सरकार जो है वो तेल आपको महंगा दे रही है, सस्ता दे रही है, तो मोदी सरकार की तुलना में बांग्लादेश की सरकार या भूटान की सरकार या नेपाल की सरकार या अमेरिका की सरकार या ब्रिटेन की सरकार, उससे तो कर नहीं सकता हूँ। मोदी सरकार की तुलना नेहरू सरकार से भी नहीं कर सकता। मोदी सरकार की तुलना, जहाँ तक तेल, डीजल और पेट्रोल की बात है, पॉलिसी है, वो मनमोहन सिंह सरकार से ही की जा सकती है, मनमोहन सरकार से ही की जा सकती है, प्रीवियस गवर्नमेंट से की जा सकती है। और सवाल यह है कि क्या मनमोहन सिंह आपकी जेब काट रहे थे पेट्रोल डीजल के प्राइस के नाम पर? क्या आपकी जेब काट रहे थे, या मोदी ज्यादा जेब काट रहे हैं, या मनमोहन सिंह आपको ज्यादा राहत दे रहे थे, या मिस्टर मोदी आपको ज्यादा राहत दे रहे हैं? सीधे सीधे आंकड़ों को देखिए आप और इस नतीजे पर आइए कि जेब आपकी कौन काट रहा है। अब दोस्तों, जो मैं बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ इसको गौर से सुनिएगा, कुछ ही सेकंड की बात है। हम बात कर रहे थे पेट्रोल डीजल की। दरअसल हम पेट्रोल और डीजल जो है क्रूड ऑयल से बनाते हैं। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, और कच्चा तेल दुनिया में इसकी कीमत पर बैरल के हिसाब से लगाई जाती है। एक बैरल में आप मान के चलिए 160-159 लीटर तेल आता है। मैंने मनमोहन सिंह का 2011 का वक्त लिया है, 2011 का साल लिया है, हालांकि वो 2009 से लेकर 14 में सेकेंड टर्म उसमें भी वो प्रधानमंत्री थे। 2011 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि तब पर बैरल तेल बहुत महंगा था। कच्चा तेल $94.88 पर बैरल था उस वक्त, $95 पर बैरल, बहुत महंगा तेल था उस वक्त। लेकिन फिर भी वो तेल आपको सस्ता दिया गया। क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो मैंने आपसे कहा था कि पर बैरल, हर बैरल में 159 लीटर तेल आता है। इसको अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करूं, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करूं, तो कीमत आती है $49.47। 2011 की बात कर रहा हूं, 49.47, यानी तकरीबन 50 रुपए पर लीटर की कॉस्ट आती है। और इसमें आप अगर पैसा जोड़ दीजिए रिफाइनरी का, क्योंकि तेल जो है वो रिफाइन होता है, उसका शुद्धिकरण होता है उस कच्चे तेल का, तो जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, रिफाइनरी से जब वो तेल आपके पेट्रोल पंप तक पहुंचता है, ये सब अगर लगा लें तो 1 लीटर में 7-8 रुपया या 9 रुपये तक खर्च होता है। यानी जो पेट्रोल पंप तक तेल जाता है उसकी कीमत 58 रुपये आ रही है। जो तेल तैयार होता है पेट्रोल 58 रुपीज़, कच्चा तेल 49 रुपये पर लीटर, और वही तेल जब पेट्रोल बनता है कच्चा तेल तो 58 रुपये। अब इस 58 रुपये के तेल को मिस्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने आपको दिया 2011 में 63 रुपये 77 पैसे में। यानी जो तेल था उसकी कीमत 49 रुपये के आसपास थी कच्चा तेल, और जब वो पेट्रोल में कन्वर्ट हो रहा था उसकी ऑपरेशनल कीमत आ रही थी 58 रुपये, और आपको वो तेल 58 रुपये का दिया जा रहा था 63 रुपये 77 पैसे में। यानी मनमोहन सिंह की सरकार 1 लीटर तेल में आपसे पैसा कमा रही थी 5 रुपये 77 पैसे। याद रखिएगा, ये फिगर इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर तेल में मनमोहन सिंह 2011 में आपसे 5 रुपये 77 पैसे कमा रहे थे, इतना ही टैक्स लग रहा था। अब मोदी जी की बात कर लेते हैं। मोदी जी के लिए मैंने एक समय लिया है 2020 का। 2020 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि तब कच्चे तेल की कीमत बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। जैसे मनमोहन सिंह के टाइम पे एक बैरल $94-95 का था, मोदी जी के टाइम पे 2020 में वही एक बैरल कच्चा तेल $40 के आसपास आ गया, $39.68, ऑलमोस्ट $40, $40 का एक बैरल। अब देखिए मोदी जी ने कैसे बेचा, मोदी सरकार ने। अगर मैं इसको रुपए में कन्वर्ट करूं, लीटर में कन्वर्ट करूं, तो कॉस्ट आती है तकरीबन 27 रुपये 87 पैसे की, साफ सफाई के बाद, रिफाइनरी के बाद 27.87, 27 रुपये 28 रुपये मान लीजिए, 28 रुपये लीटर कॉस्ट आती है। मनमोहन सिंह के टाइम पे कॉस्ट आ रही थी 58 रुपये, मोदी जी के टाइम पर कॉस्ट आ रही थी 27 रुपये, क्योंकि कच्चा तेल बहुत सस्ता हो गया था। मोदी जी ने कितने में बेचा? मोदी जी ने तेल बेचा वो आपको, आपकी जो गाड़ी में तेल पेट्रोल गया, 80 रुपये से ज़्यादा। जी हाँ, 27 रुपये की चीज़ आपको 80 रुपये 43 पैसे में थी। यानी कुल मिलाकर मोदी जी सरकार ने जो पैसा रखा एक्साइज ड्यूटी तमाम वाट लगा के 52 रुपये 56 पैसा, 52 रुपीज़ 52 रुपये की कमाई हुई इस पर। और मिस्टर मनमोहन सिंह ने उस वक्त कमा रहे थे 5 रुपये 77 पैसा।
इतना ज़्यादा सब्सिडाइज किया गया था, क्योंकि मनमोहन सिंह इकोनॉमिक समझते थे कि अगर तेल सस्ता होगा, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा। माल की ढुलाई, माल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, उसकी कीमत भी कम होगी और जो महंगाई है उस पर आप कहीं ना कहीं कंट्रोल पा सकते हैं। तो मनमोहन सिंह ने आपसे लिए 5 रुपए, मोदी जी ने 50 रुपए लिए। अब दोस्तों शेयर बाजार क्रैश कर रहा है, वहाँ हाहाकार मचा है और करोड़ों लोगों के लाखों रुपए डूब रहे हैं, उस पर तो मैं बात करूंगा ही करूंगा। लेकिन जो मेरा असल सवाल है, बिग क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या सरकार महंगा तेल, महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, महंगी गैस, महंगा गैस सिलेंडर, क्या इसको बहुत महंगा करके आपकी कमर तोड़ रही है? आर्थिक रूप से क्या आपकी कमर तोड़ रही है और आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, पूरी जेब ही कट रही है आपकी? ऐसा है क्या? इसको मैं खंगालने की जरूर कोशिश करूंगा। और सवाल यह भी है कि सरकार अगर ऐसा कर रही है तो क्या आमदनी कम हो रही है? कि टैक्स बढ़ाया जा रहा है, जीएसटी बढ़ाई जा रही है, आमदनी कम हो रही है, देश का उत्पादन कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, कारखाने कम हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हमारे रोज कम होते जा रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? मंदी आ रही है, मुश्किल दिन आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सवाल जो एक लाइन का वो ये है कि आने वाले दिनों में आपके हाल और बदतर होने जा रहे हैं और इससे निजात कैसे मिल सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। सोल्यूशन क्या है? मुझे लगा कि इस पूरे मामले में प्रोफेसर अखिल स्वामी से बेहतर कोई भी आम आदमी की बोलचाल में इस मसले को समझा नहीं सकता। गौर से सुनिए, हमारे आपके परिवार का मसला है, बजट का मसला है, सोल्यूशन भी है। क्या हुआ सोल्यूशन, वो भी ये बताएंगे। इस बातचीत को गौर से सुनिए। सवाल हमारे आपके मुस्तकबिल भविष्य का है कि जिस तरह से आज 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ गए, फिर साहब सरकार ने फैसला लिया कि एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए बढ़ा दी जाएगी, और उधर सुबह से ही शेयर बाजार ने करोड़ों निवेशकों की धक धक बढ़ा रखी थी, धड़कनें बढ़ी हुई थी। मुझे भी नुकसान हुआ, आपको भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा, हालांकि हम लोग तो बहुत ही, आप कह सकते हैं, बहुत कम पैसे निवेश करते हैं, लेकिन नुकसान सबको हुआ है, करोड़ों लोगों को हुआ है। तकरीबन सुबह के 10 मिनट में ही 19 लाख करोड़ रुपए स्वाह हो गए थे। ये जो सिनेरियो बन रहा है, एक्सपोर्ट हमारे कम हो रहे हैं, प्रोडक्शन कम हो रहा है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ रही है, शेयर मार्केट चौपट हो रहा है। प्रोफेसर साहब मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या होने जा रहा है बता तो दीजिए। अब दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, घबराहट हो रही है। दीपक जी देखिए, पहली बात यह है, अगर पेट्रोल डीजल पे सेंट्रल एक्साइज बढ़ाई गई होती क्योंकि क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं, तब तो बात समझ में आती। इंटरनेशनल जो कच्चे तेल के दाम है वो कम हो रहे हैं, बल्कि क्रैश कर रहे हैं। ओके। और क्रैश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाजार के अंदर मंदी है। भाई देखिए, तेल के प्राइस का देश, विश्व की अर्थव्यवस्था से बहुत सीधा संबंध है। अगर विश्व की अर्थव्यवस्था अच्छी चलेगी, तेल का कंजम्पशन ज्यादा होगा, तेल का कंजम्पशन ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई नहीं होगी तो दाम बढ़ेंगे। दाम गिरने का मतलब यह है कि मंदी आ रही है। अच्छा, ऐसे समय में जबकि क्रूड के प्राइस गिर रहे हैं, उस समय अगर आप भारत के अंदर तेल और पेट्रोल और डीजल के और एलपीजी के दाम बढ़ा रहे हैं, इसका माने है आप दीपक शर्मा जी और अखिल स्वामी के धैर्य की, संयम की परीक्षा ले रहे हैं। ओहो, मतलब आप कह रहे हैं कि ऐसे वक्त पर जब कच्चे तेल की कीमतें घट रही हैं, दुनिया भर में तेल सस्ता है, भूटान में तो बहुत ही सस्ता है, नेपाल में भी सस्ता है, जो बहुत ही कमजोर अर्थव्यवस्था है, आपका कहना है कि मोदी जी ब्लंडर कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हंटर चल रहा है जनता पर, ऐसे वक्त पे पैसे बढ़ा देना, मरहम की जगह क्या कर रहे हैं, नमक छिड़क रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा ब्लंडर तो यह है दीपक जी, इस समय देश के सारे जागरूक लोगों को, सारे दक्ष लोगों को, इकोनॉमिस्ट को, और पूरे देश को, विपक्ष को, सत्ता पक्ष को असली मुद्दा जो था उसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए था। अर्जुन के आंख की तरह, या अर्जुन ने चिड़िया की आंख की तरफ उसका निशाना था। इस समय निशाना हमारा कहां होना चाहिए था? अर्थव्यवस्था पे, रोजगार पे। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था विश्व की और अमेरिका की भी बर्बाद हो गई है, हमने आंख देखने के बजाय बाकी सारी चीजें देखना शुरू कर दिया। कहीं कब्र खोदने लगे, कहीं मस्जिदों के ऊपर चढ़ने लगे, कहीं हम वक्त बिल ले आए। मतलब हमने जो असली मुद्दा था, जिधर ध्यान होना चाहिए था उधर ध्यान न रख के बाकी सब जगह कर दिया। अच्छा, मुश्किल ये हो गई। देखिए, एक चीज दीपक जी बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ये जो शेयर मार्केट क्रैश हुआ है, ये मत सोचिए कि हम जो लोग निवेशित थे उनका ही केवल हुआ है जी। जिस आदमी ने एलआईसी में भी पैसा लगाया है। ओहो, एलआईसी भाई, वो तो सबने लगा रखा है, हर घर में पैसा लगा है लाइफ बीमा में।
अगर एलआईसी में आपने पैसा, भाई देखिए एलआईसी जो आपसे पैसा लेता है तो प्रीमियम ऐसा है कि, एक मिनट प्रोफेसर साहब, बीमा का शेयर मार्केट के क्रैश से क्या मतलब है? एलआईसी का शेयर मार्केट से तो समझा दीजिए। देखिए जो एलआईसी आपसे पैसा प्रीमियम का लेता है, और ओके। जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो उसमें 7-8% पर ईयर के हिसाब से बोनस देता है जी। अगर वो आपसे पैसा ले ले और उसको कहीं न लगाए तो 7-8% का रिटर्न कैसे देगा? पैसा तो पैसा ही रहेगा, बल्कि जैसे जैसे मुद्रास्फीति होगी, दाम कम होते चले जाएंगे, तो वो उस पैसे से बढ़ोतरी करने के लिए उसको शेयर बाजार में भी लगाता है और बॉन्ड में भी लगाता है। अच्छा, शेयर मार्केट में मान लीजिए उसने पैसा लगाया और शेयर मार्केट मान लीजिए अभी तो 15% टूटा है पिछले 7 महीने में, अगर ये 50% टूट जाए तो एलआईसी का पैसा डूबेगा कि नहीं डूबेगा? मतलब हमने जो प्रीमियम दिया है एलआईसी को, अभी तक तो वो हमको रिटर्न इसलिए दे रहा था क्योंकि जो पैसा वो शेयर मार्केट में लगा रहा था उससे वो पैसा कमा रहा था और हमको 8% का रिटर्न दे रहा था। अगर उसका रिटर्न नेगेटिव हो जाएगा तो 8% का बोनस कैसे देगा? नंबर 1। नंबर 2, नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि अगर शेयर मार्केट और टूटा तो एलआईसी की भी कमर टूटेगी, तो क्या ऐसी नौबत आ सकती है कि लोगों को अपना क्लेम ही ना मिले बीमा का? आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए एलआईसी को क्या नुकसान होना है? एलआईसी तो हमारे पैसे पे खेल रही है, बैंक तो हमारे पैसे पे खेल रहा है ना भाई। हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, हम एलआईसी में पैसा जमा कराते हैं, वो उसको निवेशित करता है, पैसा कमाता है, खुद भी रखता है और हमको भी देता है। तो एलआईसी का क्या, चेयरमैन एमडी एलआईसी को क्या अंतर पड़ता है? उसको तो तंखा मिलती रहेगी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर एलआईसी की कमर टूटी तो फिर क्या होगा? दिवालिया होगी। हमारी कमर टूटेगी, एलआईसी की कमर बाद में टूटेगी, पहले हमारी टूट जाएगी भाई। उसको तो तनख्वाह मिलती रहेगी ना। हमारे जो एलआईसी में पैसा लगाया है वो पैसा, अच्छा फिर आप सोचिए दीपक जी, दूसरी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात, पहले पेंशन मिलती थी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, अब उन्होंने आपने कर दिया एनपीएस, फिर कर दिया यूपीएस। ये पैसा जो कर्मचारी कंट्रीब्यूट कर रहा है और जो सरकार उसमें कंट्रीब्यूशन दे रही है, ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा बॉन्ड में जा रहा है और ये पैसा शेयर बाजार में जा रहा है। जब ये लाखों करोड़ों रुपए शेयर बाजार में गया तो शेयर मार्केट उठ गया। लोगों को ये बताया गया कि शेयर मार्केट इसलिए बढ़ा कि मोदी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो बढ़ा इसलिए था कि पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा हो गया था। अच्छा अब सोचिए, अब ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जिन लोग ये सोच रहे थे कि एनपीएस में 12% कमाएगा एनपीएस, 10% का रिटर्न हमको देगा, एम्प्लॉय को देगा, या उन प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉइज को देगा जो एनपीएस में, या बाकी लोगों को जो एनपीएस में पैसा लगाते हैं, वो 10.5% कमाएगा, 10% हमको दे देगा, आधा % रख लेगा। अब मान लीजिए उसका रिटर्न -10% हो गया, तो अब जो लोग रिटायर होंगे उनको 10% का रिटर्न, उनको तो नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। इसका माने जो उन्होंने पैसा लगाया है वही भरपूर पैसा वापस नहीं। स्वामी जी आज आप डराने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीमा कंपनियां जो हैं उनकी कमर टूटी है, हमें क्लेम नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं पेंशन का पैसा जो है वो भी शेयर बाजार में लगा है, शेयर बाजार टूट रहा है, पेंशन के पैसे पे भी आपने सवालिया निशान लगा दिए। मतलब कुल मिला के सर तो घुमाई दिया आपने। मुझे ये बताइए कि मोदी और शाह को ये समझ नहीं आ रहा है कि शेयर मार्केट टूट रहा है, मंदी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में 50 रुपया आप सिलेंडर का जो है दाम बढ़ा दे रहे हैं। क्या ये गलत फैसला नहीं है? ये और ये फैसला क्यों लिया गया स्वामी जी? मोदी जी और शाह साहब को यह पूरा विश्वास है कि वो देश के अधिकांश जनता को हिंदू मुसलमान में उलझा सकते हैं, कब्रिस्तान में उलझा सकते हैं, औरंगजेब की कब्र में उलझा सकते हैं, और वो सफल भी हुए हैं आज तक। लेकिन आज पहली बार दीपक जी, मुझे भक्तों की जो बड़ी उच्च कम लेवल की श्रेणी है, उनके फोन आ रहे हैं कि स्वामी साहब हम भी बर्बाद हो गए। क्या आपको लगता है कि इस देश ने या मोदी सरकार ने कोई भी रास्ता, कोई सॉल्यूशन नहीं दिया और शेयर मार्केट टूटता गया, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते गए, महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ा, तो क्या आने वाले समय में आम हिंदुस्तानी के लिए जिंदगी मुश्किल होने वाली है? क्या हर घर का बजट बिगड़ने वाला है? क्या आपको लगता है कि मंदी जो है उसका दौर आ रहा है, मंदी आ रही है? देखिए वो ऑलरेडी दीपक जी आ चुकी है। आपको खबर मिल गई होगी कि हिंदुस्तान के लोगों के ईएमआई भरने में वो असमर्थ हो गए हैं और वो अपना गोल्ड बेच रहे हैं। वो ईएमआई वापस, एजुकेशन लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं, वो पर्सनल लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए अपना गोल्ड बेच रहे हैं। अब आप खुद सोचिए दीपक जी, जरा 1 मिनट के लिए सोचिए। मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह होती, आपने 50,000 रुपए महीने खर्च करते और 50,000 रुपए महीने की एसआईपी कराई होती शेयर मार्केट के अंदर, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हर महीने आप पैसे लगाते, और आपको ये लगता कि ये जो मैं पैसे 50,000 रुपए लगा रहा हूं, मैंने 2 साल के अंदर जो पैसा लगाया इससे मुझे 12% का रिटर्न मिलेगा, और क्योंकि 12% का रिटर्न मिलता है तो कार का लोन ले लेता हूं, स्कूटर का लोन ले लेता हूं, मकान का लोन ले लेता हूं, वापस कर दूंगा। तो आपने जो लोन लिया था अपने कैश फ्लो को सोच के लिया था कि मेरे इतनी आमदनी म्यूचुअल फंड से होगी, शेयर से होगी, तो मैं उसे ईएमआई चुका दूंगा। अब शेयर मार्केट अगर 15% गिर गया तो पैसा कैसे वापस करेंगे आप? ईएमआई कैसे भरेंगे?
देखिए ट्रैप में लोग हैं। इन्फोसिस के और आईटी कंपनी जो सबसे बड़ा रोजगार का सृजन करने वाला हिंदुस्तान के अंदर सेक्टर है, उसके शेयर सबसे ज्यादा गिरे हैं। ओके अच्छा, अब हमारी बात है कि भाई शेयर अगर गिरेगा तो इन्वेस्टर का जब पैसा डूबेगा तो ईएमआई कैसे देगा, उसकी आर्थिक स्थिति खराब। तो ये एजुकेशन लोन में डिफॉल्ट होने का मतलब क्या है, गोल्ड लोन में डिफॉल्ट होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये लोग रिपे नहीं कर पा रहे हैं। तो जो सब प्राइम क्राइसिस अमेरिका के अंदर आई थी, क्योंकि लोग लोन वापस नहीं कर पा रहे थे, वही स्थिति हिंदुस्तान में क्रिएट कर दी। लेकिन आपने ध्यान को भटकाने के लिए, ये पता था, ये सरकार को पता था कि आर्थिक संकट आने वाला है, इसीलिए उन्होंने वक्फ बिल लेके आए कि लोगों का। लेकिन अब वक्फ बिल से भी वो असर नहीं हुआ, क्योंकि अब जनता के पेट पे लात पड़ने लगी, जनता के जेब पे लात पड़ने लगी, तो अगर पेट पे बात आएगी उसके बाद वक्फ बिल का क्या करेंगे? जितनी उनकी चूड़ी टाइट होगी उससे ज्यादा तो हमारी चूड़ी टाइट हो रही है। जी, एक इंपॉर्टेंट सवाल, देखिए अभी तो आपने ऐसा समस्याएं गिना दी प्रोफेसर साहब कि वाकई जो भी सुन रहा होगा टेंशन में तो आ ही जाएगा। अगर कोई 12 बजे सोता है तो 12:30 1 बजे तक नींद आएगी। मतलब आपने नींद तो आज डिस्टर्ब करने की पूरा इंतजाम कर दिया है। और जो आप भाई, क्योंकि प्रोफेसर है, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाने, पूरी जिंदगी आपने अर्थव्यवस्था को पढ़ाने समझाने में दे दी, इसलिए मैं आपकी बात पर यकीन भी करता हूँ। मुझे अब ये बताइए कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है प्रोफेसर साहब? क्या मोदी और ट्रंप की जो दोस्ती है, गले मिलने की, चाय पिलाने की, और माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मोदी जी, क्या आपको लगता है कि ट्रंप साहब मोदी जी के कहने पे ये जो टैरिफ, ये जो टैक्स बढ़ाया है भारत पर, क्या ट्रंप साहब हमें राहत दे सकते हैं? क्योंकि मोदी जी के भाई दोस्त हैं वो। क्या इस दोस्ती के बिना पर भारत को, भारत के लोगों को राहत मिल सकती? क्या ट्रंप भारत पर जो उन्होंने टैक्स लगाया है या हंटर चलाया है, क्या ये टैक्स माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? जैसे 26% है, 5-10% कर सकते हैं? कुछ उम्मीद दिखती है या आपको लगता है डिप्लोमेसी में ये दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होता है? देखिए दीपक जी, यही जो बात आपने कही, राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं उनकी दोस्ती का कोई मतलब नहीं होता। वो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, राष्ट्र के हित में उन्हें निर्णय लेने होते हैं। अब आपको आप पता कह रहे है हैं कि मोदी और ट्रंप जितनी बार खाना खा लें, चाय पी लें, कोई मतलब नहीं इसका? नहीं, ट्रंप तो बहुत सारे लोगों के साथ खाना खाते हैं, कईयों की कुर्सी पीछे खींचते हैं, कईयों को बाहर लेने आते हैं, मोदी जी को अपने असिस्टेंट को बाहर भेज देते हैं। वो इशू नहीं है। इशू ये है कि आज के तारीख में पूरे विश्व के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के और एलन मस्क के खिलाफ एक लहर उठी हुई है। पूरे विश्व के अंदर लोगों ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया एलन मस्क को और मेक इन यूएसए को। 6 लाख लोग सड़कों पे आ गए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के अंदर, क्योंकि प्रोटेस्ट शुरू हो गया है कि यार क्यों विश्व की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हो। अच्छा, आज डोनाल्ड ट्रंप भी रियलाइज कर रहे होंगे कि उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। उनके शेयर मार्केट खुद 10% गिर गया है। जापान का, चाइना का, हर विश्व का हर देश इस समय आर्थिक मंदी की तरफ धकेल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब यह है कि वो, लेकिन वो भी मोदी जी की तरह है। मोदी जी कहते हैं कि मैं एक बार निर्णय ले लेता हूं तो वापस नहीं लेता हूं। किसान बिल पे वापस ले लिया, तो डोनाल्ड ट्रंप भी आसानी से तो वापस ले नहीं सकते। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार के, क्योंकि मित्र हैं तो दोनों मित्र हैं तो कैरेक्टरिस्टिक भी कुछ मिलती होंगी, उन्होंने भी पूरी तरह से विश्व की अर्थव्यवस्था और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का जिम्मा ले लिया है। नहीं, मोदी जी को क्या करना चाहिए? क्या मोदी जी, मतलब अगर यूक्रेन रूस का युद्ध जो है वो रुकवा सकते हैं? जैसा लोग कहते हैं कि भाई, उन्होंने कहा कि नहीं, युद्ध रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए, हमारे भारत के जो नागरिक है उनको हमें इवैक्यूएट कराना है। तो क्या अगर मोदी जी फोन करें ट्रंप को, या मोदी जी खुद जाएं, या किसी को भेजें विदेश मंत्री को, क्या राहत मिल सकती है? या आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई फेवर नहीं मिलने वाला भारत को? दीपक जी, कोई फेवर इसलिए नहीं मिलने वाला है कि उनके ऊपर एक खुद का दबाव है, उनकी जनता का दबाव है। देखिए, हमारे मार्केटिंग के अंदर एक सिद्धांत होता है, ब्रांडिंग थ्रिल्स बट ओवर ब्रांडिंग किल्स। अगर आप ब्रांड बना दिया, आपने एक ब्रांड बना दिया, आई एम स्ट्रॉन्ग मैन, अब वो स्ट्रॉन्ग मैन का ब्रांड बन गया, उसको तो खत्म आप कर नहीं सकते। तो आप जितना आगे बढ़ते हैं फिर विड्रॉ नहीं कर सकते। मोदी जी भी विड्रॉ नहीं कर सकते, पुतिन भी नहीं कर सकते, शी जिनपिंग भी नहीं कर सकते, डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर नॉट। बराक ओबामा कर सकते थे, बाइडेन कर सकते थे, वो डेमोक्रेट लीडर्स थे। यहां पे लोगों ने एक इमेज बनाई है, उस ब्रांड को ये खुद नहीं तोड़ सकते। अच्छा, मैं अगर मोदी जी के होता दीपक जी, या मैं उनका एडवाइजर होता, मैं कहता डोनाल्ड ट्रंप से बात मत कीजिए, आप एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाइए भारतवर्ष के अंदर, उसमें राहुल गांधी को बुलाइए, उसमें स्टालिन को बुलाइए, चिदम्बरम को बुलाइए, टॉप इकोनॉमिस्ट को बुलाइए, और सबसे कहिए कि मैं 2 घंटे बोलूंगा नहीं, तुम लोगों की सुनूंगा, और निर्भीक होकर बोलो, किसी के डीएसबीआई की रेट नहीं होगी, तो मेरे मत के खिलाफ भी बोलोगे, मैं तुम्हें सुनूंगा। देखिए, चाणक्य ने कहा था, वो राज्य हमेशा सुखी होता है जिसके मंत्री निर्भीक होकर बोलते हैं। आज के तारीख में मुश्किल यह है, किसी भी जानकार की हिम्मत नहीं है कि मोदी जी के सामने उनको राय दे दें। आरबीआई की हिम्मत नहीं है कि डिमोनेटाइजेशन करोगे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। पूछा ही नहीं, पहले निर्णय लिया, फिर उनको बताया, फाइल पे दस्तखत कराए और उसको अनाउंस कर दिया। तो ये जो चीज है, अगर देश के अंदर जो अटल जी ने किया था,
जैसे इंदिरा गांधी ने किया था। भाई पहले तो ये होता ही था कि एक दूसरे विपक्षी दलों को भी डेलीगेशन में इसलिए भेजते थे जिससे विश्व के अंदर एक मैसेज जाए, वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वी रेस्पेक्ट द अपोजिशन पार्टी। आज के तारीख में क्या हो गया है, लठ बज रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हो रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे, उनको बाहर निकाल देते हैं, सभापति सस्पेंड कर देते हैं, जो लोग सदन में नहीं होते उनको भी सस्पेंड कर देते हैं। तो ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की चीज है, ये जो आप मस्जिद पे चढ़ रहे हैं, कब्र खोद रहे हैं, ये क्या विश्व के लोग नहीं सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे? इसीलिए सऊदी अरेबिया ने भारत के लोगों को वीजा देना बंद कर दिया है। कहते हैं वीजा नहीं देंगे भारतीयों को। 14 कंट्रीज को उन्होंने ब्लैकलिस्ट किया जिसमें एक भारत है। अमेरिका ने डर्टी कंट्रीज की लिस्ट में 15 की कंट्रीज की लिस्ट में भारत को डाला है। लेकिन हमारे भक्तगण जो है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, भक्तगणों से प्रार्थना करता हूं कि ये वास्तविकता में अपनी आंखों को खोलो, देश की वास्तविकता को समझो और राष्ट्र हित में, राष्ट्रीय एकता को बनाने के लिए, धार्मिक सद्भाव को बनाने के लिए काम करो, वरना देश तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। स्वामी साहब, आपने कहा कि बड़ा मुश्किल है कि ट्रंप जो है रिवर्स करेंगे और मोदी की दोस्ती काम नहीं आएगी, और आपने ये भी कहा कि हम मंदी की चपेट में आ चुके हैं, आर्थिक संकट गहरा रहा है और बहुत सी चीजें होंगी, हमारे प्रोडक्शन, कारखाने, सब पर असर होगा, हमारे निर्यात पे असर होगा, हमारे बिजनेस, व्यापार पर असर होगा। ये बताइए कि अब आने वाला जो समय है, ये छोड़िए, खैर वक्फ बिल की बात छोड़िए, मंदिर मस्जिद की हम लोग ना उलझे उसमें, मोदी उलझे रहें, लेकिन हम लोगों को कम से कम अपने व्यूअर्स को एक सॉल्यूशन देना है। ये बताइए कि क्या अब, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग क्या करें, जो आम आदमी है, कॉमन मैन है, हम लोग क्या करें कि थोड़ा सा खर्चा अपना कम करें, कुछ सेविंग्स करें, आगे की तैयारी हम कैसे करें? क्या आपका सजेशन है? देखिए दीपक जी, आपके प्रश्न का जवाब बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत मुश्किल है, जो मुझे कहना चाहिए वो ये कहना चाहिए कि अपने खर्चों को कम करिए, अपनी सीट बेल्ट्स को टाइट कर लीजिए, आगे आने वाला समय बहुत खतरनाक है, ये मुझे कहना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस कहता हूं तो इसके साथ एक जोखिम जुड़ा हुआ है। अगर लोग खर्च करना बंद कर देंगे, जीडीपी 2% पे आ जाएगी। लोगों ने खर्च करना बंद कर दिया तो दुकानदारी बंद हो जाएगी, नौकरियां बंद हो जाएंगी, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, मंदी और ज्यादा तेज हो जाएगी। तो वास्तविकता में मेरी राय तो यही होनी चाहिए कि भैया खर्चों, मैंने खर्चे कम कर दिए हैं पिछले 7 महीने से दीपक जी। मैंने अपने खर्चे जो पहले मैं खुल के करता था, मैंने कम कर दिए हैं। इसलिए कम कर दिए हैं, आई नो बैड डेज आर अहेड, बुरे दिन सामने हैं, अच्छे दिन की अब कोई संभावना नहीं। गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट। एक बड़ी बात प्रोफेसर साहब ने कही, पूरी उम्र जो है, उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ अर्थव्यवस्था को समझने, बाजार को समझने में दिया, और हजारों हजार स्टूडेंट्स आज स्वामी साहब के अलग अलग नौकरियों में, बड़ी बड़ी नौकरियों में। इनका खुद कहना है कि मैंने पिछले 6-7 महीने से अपने फालतू के खर्चे कम कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा अपनी जेब को सोच समझ के खर्च करिए। अगर आप लोगों की सलाह होगी तो मैं इस वक्त आम आदमी को क्या करना चाहिए, मैं अलग से एक सेशन फिर से करूंगा स्वामी साहब के पास साथ, जो इसके एक्सपर्ट है। लेकिन फिलहाल दोस्तों, सलाह सिर्फ इतनी है कि थोड़ा सोच समझ के चलने का वक्त है। ये बात 50 रुपए सिलेंडर के बढ़ गए, या पेट्रोल बढ़ गया, या शेयर मार्केट में 10 करोड़ से ज्यादा हमारे हिंदुस्तानी लुट गए, या फिर लोगों के पास आमदनी के साधन कम हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। सवाल है कि हमें आने वाले समय से मुकाबला कैसे करना है, दैट इज द इशू। क्योंकि जो सबसे बड़ी लाइन है, ट्रम्प चाहे फैसला पलटें, मार्केट स्टेबलाइज होंगे। ट्रम्प अगर फैसला पलट दें तो कहीं ना कहीं भारत को राहत मिलेगी, हमारी इंडस्ट्रीज को राहत मिलेगी। ऐसा फिलहाल अभी मुश्किल है। तो ट्रम्प क्या करते हैं उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ना डॉक्टर साहब कह सकते, मोदी जी भी नहीं कह सकते। बहरहाल हमें खुद बहुत संभल के चलना होगा आने वाले समय के लिए। स्वामी साहब आप आए, और आज बहुत ही सीरियस नोट पर आपने हमारी आपकी जो ये साक्षात्कार है उसको खत्म किया है। मैं सिर्फ यही कहूंगा दोस्तों से कि थोड़ा सा फूंक फूंक कर कदम रखने का समय है, और ऐसे ही आप लोग थोड़ा सा एहतियात बरतें आने वाले कुछ महीनों में। स्वामी साहब, सो नाइस ऑफ यू कि आपने समय निकाला और आप इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।